चलिए अब हम आगे करते हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 ही बातें याद रखनी है। पहली बात कि इस सिद्धांत के क्या-क्या नाम है, दूसरी बात ये सिद्धांत देने वाला कौन है, तीसरी बात ये सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है और एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है और उसका क्या निष्कर्ष है। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 ही बातें याद रखनी है। पहली बात, इस सिद्धांत के क्या-क्या नाम है और ये सिद्धांत देने वाला कौन है और ये सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, आपको बस यही बातें याद रखनी है पेपर की दृष्टि से, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो पावलोव के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पावलोव ने क्या बताया है कि मनुष्य या जीव के पास कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्तियां यानी कि टेंडेंसी, प्रवृत्तियां कह लो या फिर प्रवृत्तियां कह लो या फिर प्रतिक्रियाएं कह लो। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, सभी के पास ये जन्मजात होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं और ये जो प्रकट होती हैं वो किसके कारण प्रकट होती हैं, ये प्राकृतिक उद्दीपक सामने आने के बाद ये अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन को देखते ही भूखे व्यक्ति के मुंह में लार आना, भोजन को देखते ही भूखे व्यक्ति के मुंह में लार आना। भोजन क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है। ठीक है, और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या हुई, लार आना। ठीक है, जैसे कि ज्यादा शोर मचने पर, ज्यादा शोर होने पर डर जाना, ज्यादा शोर क्या हो गया, उद्दीपक हो गया, और डर जाना ये हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो कि स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है या नहीं कि प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है, 3 टर्म है। एक तो आएगा स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है भोजन, और स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया का मतलब है लार आना। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि कोई भी इनसे अलग, स्वाभाविक उद्दीपक से अलग होता है ये अस्वाभाविक उद्दीपक जो होगा, पावलोव ने उसका यूज किया है घंटी का। 3 बातें एक बार आपको याद रखनी है। स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, इसके अंदर कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, घंटी के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। इसमें आपको सीधी सी यही बात याद रखनी है कि इनके नाम क्या क्या है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में एक अनुबंधन बना दिया जाता है। ठीक है, कंडीशंस रिस्पॉन्स, ये हम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये नाम याद हो जाएंगे। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसको बोला गया है, पेपर में पूछ लेगा कि फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का पिता कौन है, तो आएगा IP पावलोव। एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था पावलोव ने, कुत्ते की जो पैरोटिड ग्रंथि है उसके ऊपर प्रयोग किया था। पैरोटिड ग्रंथि यहाँ पे होती है गले में। ठीक है, 1904 में किया था। इसके लिए पावलोव को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसने बताया कि मनुष्य के पास प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं जो कि प्राकृतिक उद्दीपक के प्रकट होने के बाद ही ये हमें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे कि भूखे व्यक्ति को भोजन को देखते ही लार आ जाना, ये उद्दीपक हो गया। भोजन को देखते ही क्या हुई, लार हुई। ठीक है, पहले उद्दीपक आएगा फिर प्रवृत्तियां होंगी। जैसे तेज शोर पहले हुआ, फिर उसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई हमारी, डरना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सिद्धांत को देखेंगे। या उसको बांध दिया, उसने UCS भोजन दिया, कुत्ते की क्या हुई, प्रतिक्रिया लार हुई। कुत्ते की प्रतिक्रिया क्या हुई, लार आना। भोजन दिया, कुत्ते की प्रतिक्रिया हुई लार आना। ठीक है, उसके बाद उसने भोजन के साथ घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया, तो भी प्रतिक्रिया क्या हुई, लार आना। ठीक है, UCS भोजन और CS घंटी। इसने अनेक बार ऐसे किया कि भोजन के साथ घंटी बजाना स्टार्ट किया, लार आई, भोजन के साथ घंटी बजाना स्टार्ट किया, लार आई। फिर इसने देखा
देखो एक टाइम के बाद इसने घंटी बजाई, ओनली घंटी बजाई, ओनली घंटी बजाई और घंटे के साथ उसकी कुत्ते की लार आ गई। यही था इसका सिद्धांत पावलोव का। उसने क्या किया, भोजन दिया कुत्ते को, भोजन के साथ उसकी लार आना स्वाभाविक बात है, ठीक है। लार भोजन के साथ घंटी बजाई फिर भी लार आई, ये भी स्वाभाविक है, ठीक है। फिर देखो घंटे के साथ तो लार का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जो कुत्ते की ग्रंथि है, जो कि कुत्ते का लार आना को अनुबंधित किया गया है घंटी के साथ, ठीक है। यही इसका सिद्धांत है। देखिए आप निष्कर्ष में देखेंगे एक बार लैंग्वेज में, अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ना ही अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी का स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक का यानी कि घंटी का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाना। इसके साथ ये भोजन के साथ लार आई थी ना, जो सेम टू सेम लार आई थी, वही लार घंटी बजाने के बाद आई है। बोला कि देख लो भाई, कुत्ते की जो लार का आना वो अनुबंधित हुआ है घंटी के साथ। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। एक माँ अपनी बेटी को सुबह 5 बजे लाइट जला के उठाती है और बोलती है कि बेटा उठो, सुबह हो गई, ठीक है। तो ऐसा अनेक बार करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि उस माँ ने लाइट जलाते ही वो लड़की जो है आपकी माँ के बोलने से पहले ही उठ गई। उसका अनुबंधन किसके साथ हो गया, लाइट के साथ हो गया, ठीक है। जैसे हमारे खेतों में करते हैं कि खेतों में वैसे तो जो जानवर है वो मनुष्य यानी कि इंसान को देखकर भागते हैं, ठीक है। हम मनुष्य की जगह पर क्या रख देते हैं, पुतला रख देते हैं। वहां पे जो खेत में हम पुतला रख देते हैं, और जो जानवर है अदर वो पुतले को देखकर ही भाग जाते हैं। जो जानवर है वो अनुबंधित हुए हैं किसके ऊपर, पुतले के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट में वो देखिए आप। स्टेट हुआ था जो पीआरटी वाला 2023 में आया था ये क्वेश्चन। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। ऑप्शन में है संप्रत्यात्मक, अनुबंधित, सूझपूर्ण, अनुकरणात्मक। इंग्लिश में भी एक बार देख लो। What type of learning is the basis of Pavlov's learning theory? Conceptual, conditioned, insight या imitative? तो क्या आएगा, अभी करवाया है अनुबंधित। इसका पावलोव ने किस पर ध्यान दिया है, इसने बोला है कि जो बच्चे जो सीखते हैं या फिर कोई भी इंसान सीखता है वो कैसे सीखता है, अनुबंधित होने के द्वारा, यानी कि अनुबंधित होने के बाद ही सीखता है। इसमें जो सीखने वाला होता है पावलोव की थ्योरी में वो क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि निष्क्रिय। जो कुत्ता है वो एक्टिवली कहीं पर भी जैसे अपनी इच्छा अनुसार थोड़ी ना वो क्रिया कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, नहीं, उसको बांध दिया गया है। पावलोव ने इसको बांधा है पहले। जैसे कि आपने देखा होगा पावलोव का सिद्धांत में ये फोटो आपने देखी होगी कुत्ते की, उसको बांधा गया है कि वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर सकता। तो जो इसमें पावलोव ने बताया है कि इसकी थ्योरी में जो सीखने वाला है उसकी भूमिका क्या है, पैसिव है, यानी कि निष्क्रिय भूमिका है। एक ये भी पूछ लेते हैं। पावलोव की थ्योरी का नाम, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, और जो भोजन, और ये भी पूछ लेता है ये तीनों इक्वेशंस। भोजन के बाद लार आई, भोजन घंटे के बाद लार आई, फिर ओनली घंटी घंटी के ऊपर लार आ गई, बस यही बात थी, ठीक है। चलिए आगे हम करेंगे स्किनर का सिद्धांत। चलिए अब हम आगे करते हैं स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे सिद्धांत के अलग अलग नाम क्या हैं, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, जो कि स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे और कबूतर के ऊपर, और उसने एक्सपेरिमेंट करके क्या कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। और इसके अंदर इसने जो 4 प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं, 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं, और 2 टर्म दी हैं, शेपिंग और अभिकर्मित अनुदेशन, यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
तो इसके नाम क्या क्या है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, इनके मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आरएस थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और आप याद रखना है, इंग्लिश में ही इसके नाम याद रखना, क्योंकि हिंदी में पता नहीं कैसे कैसे नाम देते हैं जो कि हमने कभी सुने भी नहीं हुए, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश में ही ये नाम याद कर पाए। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर का सिद्धांत का नाम है। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आरएस थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। तो जो स्किनर है, इन्होंने क्या बताया कि जो प्राणी है वो पर्यावरण में रहकर सक्रिय होकर कार्य करता है, ठीक है। जो प्राणी है पर्यावरण में रहकर सक्रिय रहकर जो भी कार्य करता है उसको क्या कहा, कौन सी टर्म का यूज किया है उसके लिए? क्रिया प्रसूत, यानी कि क्रिया प्रसूत पद का इस्तेमाल किया है। जो प्राणी है एनवायरमेंट में रहकर जो एक्टिवली जो भी कार्य करता है, ठीक है, उसके लिए क्रिया प्रसूत। और जो एक्टिवली रहकर ऐच्छिक क्रियाएं करता है और सब क्रियाएं करता है, जैसे कि हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, मन मर्जी से कोई भी व्यवहार करे, जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्रिया प्रसूत व्यवहार टर्म का यूज किया है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं जो भी हैं और सब क्रियाएं यानी कि जो हम अपनी मर्जी से व्यवहार करते हैं उसके लिए क्रिया प्रसूत व्यवहार का यूज किया है। जैसे कि बच्चों द्वारा खिलौने खेलना, ठीक है, हम जो हाथ पांव हिलाते हैं बैठे बैठे हुए, ठीक है, जैसे हम आराम से चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, जो भी हम अपनी मर्जी से व्यवहार करते हैं, खेलते हैं, वो उसको स्किनर ने क्या कहा है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है एक्टिवली, जो हम एनवायरमेंट में रहकर जो भी हम एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है, वो क्रिया प्रसूत टर्म है। और जो हम व्यवहार करते हैं एक्टिवली, उसको कहा गया है क्रिया प्रसूत व्यवहार। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसको बोला गया है? जो पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार, जिसको हम फिर बार बार करते हैं। ये बातें आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये वाली लाइन, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो देखिए, पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहे के ऊपर किया था। आप देख सकते हैं, चूहा जो इसने पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, उसके अंदर एक लीवर लगा दिया। चूहा क्या किया? चूहा आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से। और चलते चलते वैसे ही उसका पैर लीवर के ऊपर लग गया, ठीक है। लीवर के ऊपर लगते ही एक आई घंटी की आवाज, टन, ठीक है, आवाज आते ही उसमें भोजन की एक तशरी, तशरी यानी कि भोजन की एक प्लेट लगी हुई थी, उसमें एक भोजन की गोलियां आ गई, ठीक है, आटे की गोलियां आ गई उसमें से। तो चूहे ने वो गोलियां खा ली और फिर चूहा आराम से वैसे ही घूमने फिरने लग गया, ठीक है। कुछ प्रयासों के बाद स्किनर ने बताया कि चूहे को भूख लगने के बाद चूहा क्या करता है? चूहा लीवर को दबाता है और अपने टम 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 भोजन को खा लेता है, ठीक। तो स्किनर ने बताया कि देखिए, हमें व्यवहार करते रहना चाहिए, ठीक है, हमें एक्टिवली व्यवहार करते रहना चाहिए, उसके बाद हमको पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन मिलने के बाद हम उस व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित होंगे। यही इस सिद्धांत का निष्कर्ष है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, ठीक है। तो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहा ले लिया था, चूहा इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, घूम रहा था, तो उसका आराम से अचानक से या फिर ऐसे ही उसका पैर लग गया लीवर के ऊपर और वो खुल गया, ठीक है, लीवर से वो भोजन उस तस्करी में आ गया और उसने चूहे ने भोजन खा लिया, ठीक है। तो वो जो क्रिया है, मतलब जो चूहे को जो भोजन मिला, ठीक है, उसकी भूख शांत होगी, तो दोबारा से उसने भूख लगी तो फिर से उसने लीवर दबाया और भोजन खा लिया। तो स्किनर ने बताया कि देखो, पुनर्बलन मिलने के बाद चूहा फिर से लीवर को खोलेगा, कि पुनर्बलन मिलने के बाद उसकी भूख शांत हुई, शांत होने के बाद चूहा फिर से वही व्यवहार करेगा। उसने बोला कि उसका व्यवहार रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि हम क्रियाओं को बार बार करते हैं, ठीक है, कोई भी क्रिया हम मर्जी से करते हैं, मर्जी से करने के बाद हमको कोई पुनर्बलन देता है जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं, तो हम उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, बार बार दोहराते हैं। और वो जो हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो क्रिया क्या हो जाती है? सुदृढ़ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो चूहा है उसको क्या हो गया? चूहे को वो लीवर से भोजन लेना आ गया, ठीक है। कबूतर, कबूतर पे भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया। जो स्किनर है ना, उन्होंने कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कबूतर के लिए जो पेटी थी उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए वो जो पेटी थी वो स्किनर पेटिका कहलाई, ठीक है। कबूतर को भी इसने ऐसे ही नाचना सिखा दिया था, जैसे
वो कबूतर आराम से नाच रहा था, ऐसे ही नाचते नाचते उसका पैर लीवर के ऊपर लग गया और उसको जो अन्न के दाने हैं उसको मिल गए, ठीक है। तो उसको क्या मिल गया, पुनर्बलन। तो उसने फिर से वैसा ही व्यवहार किया कि ऐसे व्यवहार करने से तो दाने मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब कबूतर को जैसा भी व्यवहार सिखाना चाहता था स्किनर, उसने वो सिखा दिया, यही बात है। निष्कर्ष आप देखें, ठीक है। ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें पुनर्बलन के द्वारा हम कोई भी पुनर्बलन देते हैं और वो अनुक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यही स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ठीक है। तो जो उसने दो व्यवहार बताए हैं वो देखिए कौन कौन से। अनुक्रिया व्यवहार यानी कि एलिसिट बिहेवियर। एलिसिट बिहेवियर क्या होता है, कोई भी उद्दीपक देने के बाद जो अनुक्रिया होती है वही क्या है, एलिसिट बिहेवियर। यानी कि पिन चुभने के बाद हाथ को पीछे कर लेना, ठीक है। पहले पिन चुभी फिर हाथ को पीछे किया, पहले उद्दीपक अनुक्रिया, पहले उद्दीपक हुआ फिर अनुक्रिया हुई। जैसे कि भोजन दिखने पर लार आना, पहले भोजन दिखा फिर लार आई, ये क्या है, एलिसिट बिहेवियर। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो जैसे कि पैर हाथ पैर हिलाना, कहीं घूमने जाना या फिर बच्चों का खिलौनों के साथ खेलना, ये क्या है, अपनी मर्जी से जो व्यवहार करना वो क्या है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। और एक बात और याद रखना, क्रिया प्रसूत व्यवहार में जो सीखने वाला है उसकी भूमिका जो है वो होती है, वो एक्टिव होती है, उस वो वातावरण में जो है एक्टिव रहता है। सॉरी, देखिए जो पुनर्बलन है जो स्किनर ने बताए वो 4 प्रकार के बताए हैं। यानी कि पहला है सतत पुनर्बलन, जो कि हम लगातार पुनर्बलन देते हैं इसमें, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन इसमें कभी कभी देते हैं, कभी 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 दिया और कभी नहीं दिया। अनुपात यानी कि अनुपातिक पुनर्बलन, इसमें हम कार्य के अनुसार कार्य को अनुपात में बांट कर देते हैं, ठीक है। और अंतराल, इसमें हम समय फिक्स समय पर देते हैं, ठीक है, समय के अंतराल पर देते हैं। जैसे कि देखिए सतत पुनर्बलन, जैसे कि चूहा है, चूहे को सतत पुनर्बलन दिया गया था कि लीवर दबाया भोजन मिला, लीवर दबाया भोजन मिला, लीवर दबाया भोजन मिला। आंशिक पुनर्बलन, ठीक है, कभी कभी, यानी कि 2 बार उसने लीवर दबाया, 1 बार भोजन मिला, ठीक है। अनुपातिक, यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अनुपात में भोजन मिलेगा, सॉरी भोजन नहीं पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। कोई हम कार्य कर रहे हैं और उसके जो कार्य के अनुपात में पुनर्बलन मिलेगा। जैसे कि हमको 10 यूनिट करनी है, ठीक है, उसमें से हमें डिसाइड कर लिया कि हर 2 यूनिट के बाद हमें क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी। हर 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। अंतराल, यानी कि हर 5 मिनट के बाद हमें पुनर्बलन मिलेगा। यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, टफ एक्सरसाइज है, उसमें डिसाइड कर दिया, यानी कि टाइम रख दिया कि आपको हर 5 मिनट में आपको डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अंतराल, ठीक है। हम जो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि समय फिक्स कर देंगे पुनर्बलन के लिए, ठीक है। ये 4 प्रकार के रिइंफोर्समेंट बताए थे स्किनर ने, ठीक है। सबसे पहले जो पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया था वो स्किनर ने ही किया था। तो देखिए अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, अभिकर्मित अनुदेशन होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो टीचर है वो पूरे पाठ्यक्रम को की प्लानिंग करता है, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम तैयार करता है टीचर, और बच्चा जो है बिना टीचर की हेल्प से उस पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर स्वयं अध्ययन करता है, यानी कि स्वयं सीखता है। इसी को क्या कहेंगे, अभिकर्मित अनुदेशन, यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। शेपिंग का मतलब होता है कि स्किनर ने बताया है, शेपिंग का मतलब होता है कि पहले हम सरल सरल चीजें सिखाएंगे, उसके बाद हम टफ सिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला लेवल होता है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कठिनाई लेवल को बढ़ाते चलेंगे, सही है। तो पहले हम बच्चे को वर्ण सिखाते हैं, उसके बाद
एक वर्ण और दूसरा वर्ण को जोड़ना सिखाते हैं, दो, ठीक है। फिर हम 3 वर्णों को जोड़ना सिखाते हैं, उसके बाद हम 4 वर्णों को जोड़ना सिखाते हैं। तो ये क्या है, शेपिंग, जिसके अंदर पहले हम सरल सरल कार्य करते हैं, सरल सरल से कठिन की ओर। आप ये बात याद रखना, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो आपको समझ आ गया स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है वो अपने आप क्रिया करता है, स्किनर के अकॉर्डिंग अपने आप ऐच्छिक क्रियाएं करता है और उसको बीच में पुनर्बलन दिया जाता है, जिससे कि वो अनुक्रियाएं बार बार दोहराता है और वो अनुक्रियाएं जो है सुदृढ़ हो जाती हैं, ठीक है। आगे अब हम करेंगे गैनी की हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें जो गैनी ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए, अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गैनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में लर्निंग के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि उच्चतम प्रकार कौन सा है और निम्नतम प्रकार कौन सा है, नीचे से लेकर ये सबसे निम्नतम है और ये सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। तो रोबर्ट गैने का अधिगम सोपानकी के अंदर द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इन्होंने एक बुक दी थी, उसके अंदर इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं सीखने के, ठीक है। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं एक बार आप देख लो। पहला प्रकार है इसका सांकेतिक अधिगम, यानी कि सांकेतिक सीखना, सिग्नल लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है संकेतों के आधार पर सीखता है, ठीक है। जैसे कि वर्णमाला, बच्चों के जो हम सिखाते हैं छोटे बच्चों को, ये हमारा मकसद होता है एक वर्ण सिखाना, यानी कि ए सिखाना, ए, ठीक है, ए सिखाना। लेकिन उसको हम साथ में एनआर का चित्र भी दिखाते हैं, उसका संबंध, ए का जो संबंध है उसका डायग्राम से जोड़ देते हैं, जो कि एनआर का है, ठीक है। तो हमारा मकसद है वर्ण सिखाना और उसका संबंध एनआर चित्र से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि हम संकेतों के माध्यम से बच्चे को वर्ण याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम संकेतों के माध्यम से बच्चे को वर्ण सिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिग्नल लर्निंग के अंदर बच्चे को संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है, संकेतों के माध्यम से। और ये जो सीखने का प्रकार है किसके ऊपर बेस्ड है, ये पावलोव की थ्योरी जो हमने पिछली कक्षा में की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछ लेगा कि गहने का जो सांकेतिक अधिगम का जो प्रकार है वो कौन से सिद्धांत से मेल खाता है, तो आप क्या बताओगे, संकेतों के माध्यम से नहीं, तो आप क्या बताओगे, पावलोव की थ्योरी जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उससे मेल खाता है, क्योंकि इसमें अनुबंधित किया गया है हमें बच्चे को ए फॉर अनार सिखाना है, यानी फिर ए फॉर हमें वर्ण सिखाना है, और बच्चा क्या सीखता है, अनार, उस डायग्राम को देखकर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए सिखाने का मतलब था ये अनुबंधित किया गया है, चित्र के द्वारा उसको अनुबंधित किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगला टाइप है सेकंड टाइप, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। इसमें जो बच्चा है, गैनी ने बताया है इसमें उद्दीपक अनुक्रिया सीखना में जो बच्चा है वो उद्दीपक के द्वारा सीखता है, उद्दीपक दोगे तो ही तभी वह अनुक्रिया करेगा। जैसे कि कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता घर पर, तो हम उसको बोलेंगे कि बेटा आपको चॉकलेट मिलेगी, तो फिर वो होमवर्क करता है, चॉकलेट को देखकर वो अनुक्रिया करता है, यानी कि उद्दीपक को देखकर वो अनुक्रिया करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है उद्दीपक के लिए अनुक्रिया के द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। उद्दीपक के लिए ये थॉर्नडाइक के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के ऊपर बेस्ड है। थर्ड देखिए आप, सरल श्रृंखला, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपल चेनिंग। इसका संबंध है एक सरल रूप में, एक सिस्टमेटिक रूप में, एक चैन रूप में सिखाना, ठीक है। गैने ने बताया है कि सरल श्रृंखला से तात्पर्य है कि एक श्रृंखला में होने वाली अनुक्रिया, मैं लिख देती हूँ इधर थर्ड नंबर पे, ये श्रृंखला में होने वाली अनुक्रिया, यानी कि एक ही श्रृंखला में होंगी, ठीक है। जैसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और फिर गाड़ी चलाना,
साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, बुलेट चलाना, ठीक है। तो एक ही श्रृंखला में होने वाली अनुक्रिया से इस प्रकार के सीखने में क्या आएगा कि जो जो अनुक्रियाएं एक श्रृंखला में होती हैं, ठीक है, जैसे पियानो बजाना, गिटार बजाना, ठीक है, हारमोनियम बजाना। और इसके लिए हम LSRW का भी सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं कि लिसनिंग, पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, ठीक है। तो श्रृंखला, सरल श्रृंखला से तात्पर्य है श्रृंखला में होने वाली अनुक्रिया, ठीक है। शाब्दिक सहचर्य यानी कि वर्ब एसोसिएशन सीखने से, इसके अंदर सीखना जो है वो शब्दों की अभिव्यक्ति से है। शाब्दिक सहचर्य में शब्दों की अभिव्यक्ति, शब्दों की अभिव्यक्ति। गहने ने बताया कि शाब्दिक सहचर्य सीखने में जो शब्दों की, इसमें शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे कि कविता की अभिव्यक्ति करना, कविता, या फिर कहानी सुनाना, या वोकैब याद करना, इसमें शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। इसमें शब्दों की अभिव्यक्ति से मतलब है इस प्रकार के सीखने में शाब्दिक, यानी कि नाम से ही है वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक सहचर्य, शब्दों की अभिव्यक्ति, आपको बस इतना ही याद करना है, ठीक है। विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब है कि दो वस्तुओं में भेद करना, दो वस्तुओं में भेद करना, यानी कि आपको श्रृंखला भी करनी आ गई, आपको शाब्दिक सहचर्य का भी, शब्दों के व्यक्ति का भी ज्ञान हो गया, तो फिर आप क्या है अलग अलग उद्दीपक के लिए अलग अलग अनुक्रियाएं करते हैं, ठीक है। अलग अलग उद्दीपक के लिए अलग अलग अनुक्रियाएं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ढोलक बजेगा तो अलग अनुक्रिया करोगे, और म्यूजिक यानी कि सॉन्ग बजेंगे तो आप अलग अनुक्रिया करोगे, ठीक है। तो आप जैसे कि आप कुत्ते के लिए आप क्या यूज करते हो उसकी साउंड के लिए, भो भो, और बिल्ली के लिए म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो अलग उद्दीपक हैं, अलग अलग उद्दीपक हैं, उसके लिए अलग अलग अनुक्रिया करोगे, यानी कि आप शब्दों की, सॉरी, आप जो वस्तुएं हैं उसके अंदर भेद करना सीख जाएंगे, ठीक है। आप शब्दों में अंतर करेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप वर्ग लगा लो, वर्ग के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, और ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप भेद करना सीख जाएंगे, ठीक है। श्रृंखला आपने बना ली कि 3 आकृतियों वाली त्रिभुज होगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, आपको ये आ गया सरल श्रृंखला। फिर शाब्दिक, आपको इनका मतलब भी समझ में आ गया कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप भेद करना भी सीख जाओगे कि इसके अंदर, इस वर्ग के अंदर ये है, और इस त्रिभुज के अंदर ये है, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर ये आएगा, समानांतर चतुर्भुज, विषमबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, और भी जो समानांतर चतुर्भुज है, आप भेद करना सीख जाओगे। आपको समझ आ गया क्या? ठीक है। संप्रत्यय सीखना यानी कि कंसेप्ट लर्निंग, ठीक है। कंसेप्ट लर्निंग क्या होती है? कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी विशेष अर्थ को सीखना। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना। जैसे कोई माँ कहती है कि शेर जंगल में रहता है, और शेर की आवाज बहुत हुंकार होती है, शेर जो है जंगल का राजा होता है। तो शेर का जो सामान्य गुण थे, उसका जो सामान्य गुणों के आधार पर उसका विशेष अर्थ पर जोड़ लिया, यानी कि शेर से उसका अर्थ जोड़ लिया। जैसे हम गाय की, पहले हम विशेषताएं बताएंगे कि वो 4 टांगे होती हैं, गाय शब्द छुपा लेंगे, 4 टांगे होती हैं, और जिसके 2 सींग होते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 2 कान होते हैं, तो वो सफेद रंग की होती है और दूध देती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, उसका कंसेप्ट, उस वर्ड से आपको वो सारी की सारी फिर बाद में विशेषताएं याद आएंगी। जैसे कि गाय, ठीक है, गाय के 4 पैर होते हैं, सफेद रंग की होती है, हालांकि और भी रंग होते हैं, और इसकी विशेषताएं बताएंगे, यानी कि सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी विशेष अर्थ निकालना, ठीक है। जैसे त्रिभुज लगा लो, त्रिभुज के बारे में हम 5-6 लाइन याद कर लेंगे, यानी कि, और फिर उसके लिए हम त्रिभुज का चित्र है वो हमारे माइंड में रहेगा, उसका एक ही अर्थ याद रहेगा, उससे रिलेटेड हमको उसकी बातें अपने आप याद आ जाएंगी, ठीक है। संप्रत्यय सीखना हो गया। रूल सीखना, रूल सीखने के अंदर जो है हमारा ज्ञान भंडार विकसित होता है, ठीक है। जैसे कि व्याकरण के अंदर हम रूल सीखते हैं, और मैथ के अंदर हम रूल सीखते हैं, साइंस के अंदर हम थ्योरम सीखते हैं। तो ये क्या हो गई? रूल लर्निंग, ठीक है। रूल लर्निंग से तात्पर्य है, यानी कि नियम सीखने से तात्पर्य है जिसके अंदर हमारा ज्ञान भंडार विकसित होता है। जैसे कि व्याकरण सीखना, मैथ,
यानी कि गणित और साइंस, ठीक है। और 8वीं जो अपनी लर्निंग की टाइप है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान सीखना, जिसके अंदर ज्ञान भंडार भी हो गया, ठीक है। रूल सीखने के बाद अगर कोई समस्या आएगी तो हम उस समस्या का समाधान भी कर देंगे। जैसे a+b² होल स्क्वायर, तो हम करेंगे a²+b² +2ab, ठीक है। 2ab तो फॉर्मूला याद है, तो कोई भी क्वेश्चन देंगे तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर कोई भी बेस क्वेश्चन देंगे तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। अगर हमारे अंदर रूल लर्निंग आ गई तो अपने आप ही समस्या समाधान सीखना भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो है सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है। सबसे लोवेस्ट स्टेज कौन सी होती है? वो होती है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग यानी कि सांकेतिक अधिगम, सांकेतिक सीखना, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। रॉबर्ट गैने का लर्निंग जो है, लर्निंग हायरार्की जो है, उसके अंदर इसने लर्निंग के टाइप समझाने के लिए इसने ये बुक लिखी थी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उसके अंदर इसने 8 प्रकार बताए हैं लर्निंग के, ठीक है। तो पहला प्रकार है सिग्नल लर्निंग, जो उसके अंदर हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ण बच्चे को सिखाएंगे तो फिर उसका जो कनेक्शन है उसके डायग्राम से करते हैं। जैसे कि सिखाना है तो हम बोलते हैं ए अनार, अनार याद हो जाएगा बच्चे को, उसमें अनार में ही ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सीखने का मोटिव तो था ए, लेकिन सिखाने का जो हमने जो उसका अनुबंधित किया है वो अनार से किया है, अनार से उसको ए याद रह जाएगा, ठीक है। तो संकेत के माध्यम से, यानी कि अ सिखाते हैं तो संकेत दिखाते हैं, कि अनार का चित्र दिखाते हैं। आपने कायदे में देखा होगा कि ए अनार आ आम ई इमली के साथ उनके चित्र भी दिए होते हैं ताकि बच्चे को सीखने में आसानी हो। तो ये कौन सी लर्निंग है? सिग्नल लर्निंग। उसके बाद आएगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं वो सीखना होता है। जैसे कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो फिर हम उसको चॉकलेट देकर हम उससे अनुक्रिया करवाएं, तो ये क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सीखना। सरल श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला में होने वाली, एक समान श्रृंखला में होने वाली जो अनुक्रियाएं होती हैं, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना, बुलेट चलाना सीखना, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारी शाब्दिक सहचर्य अधिगम, यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल, इसका संबंध होता है शब्दों की अभिव्यक्ति से, जैसे कि कविता याद करना और जो वोकैबुलरी है और जो नाटक सुनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर हम वस्तु के अंदर भेद करना सीख जाएंगे। भेद करना, वस्तु ट्रायंगल और चतुर्भुज है, यानी कि जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल है उसके अंदर हम डिफरेंस करना सीख जाएंगे। संप्रत्यय लर्निंग से तात्पर्य है कि कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ निकालना, ठीक है। तो ये कौन सी लर्निंग है? संप्रत्यय सीखना। आप इसका सीक्वेंस याद रखें। और नियम लर्निंग, रूल से आप याद रखेंगे, इसमें शब्द भंडार विकसित हो जाता है गैने के अकॉर्डिंग, जिससे हम व्याकरण, गणित और साइंस सीखते हैं। अगर हमें रूल आ गए तो हम समस्या समाधान अपने आप कर लेंगे, समस्या का समाधान अपने आप कर लेंगे। तो आपको जो है ये नीचे वाले 4 जो हैं ये लोअर स्टेज है, और जो अपर हैं ये हाईएस्ट स्टेजेज हैं। तो आपको याद रखना है। इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम भी होते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ याद कीजिए। सिग्नल, सिग्नल सबसे पहले हम सिग्नल से सीखते हैं। अनार सभी बच्चों ने, यानी कि आप सभी ने भी अनार सीखे हैं। तो किससे सीखे हैं? सिग्नल, यानी कि संकेत के माध्यम से ही सीखे हैं, ठीक है। सिग्नल से सीखे हैं। और उसके बाद हमने उद्दीपक अनुक्रिया की है, ठीक है। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। फिर हमने चेन सीखी है, ठीक है। फिर हम साइकिल चलाने लग गए, साइकिल से फिर हम बाइक, फिर हम बुलेट चलाना सीख गए, ठीक है। फिर हमने सिंपल चेनिंग की है। उसके बाद हमने कविताएं याद करना सीखा है, यानी कि वर्बल एसोसिएशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं पीछे जो पेपर में आए हुए हैं। According to Gane learning model, which type of learning will not be required before any concept learning? यानी कि concept learning से पहले कौन सी learning नहीं है? concept learning यहाँ है। concept learning से पहले कौन सी learning नहीं है? ये learning आनी चाहिए concept से पहले, ठीक है। तो option में है chain learning, chain तो है भाई, कहाँ है chain? ये रहे सिंपल चेनिंग, ठीक है, सिंपल चेनिंग है।
रूल लर्निंग कंसेप्ट से पहले रूल तो नहीं है, ये तो इससे ऊपर होगी, इससे नीचे की बतानी है। और सिग्नल भी है। डिस्क्रिमिनेशन भी इससे नीचे है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? रूल लर्निंग। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। गहने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? संप्रत्यय अधिगम से के पूर्व किस प्रकार की अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? इससे पहले किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? श्रृंखला अधिगम यस होगी। नियम अधिगम की नहीं होगी क्योंकि ये इससे ऊपर है। संकेत अधिगम और विभेदन अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, जो कि एस्टेट पीआरटी 2023 का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। इससे आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, यानी कि ये रहा श्रृंखलन संप्रत्यय। किस पर आधारित है ये आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के ऊपर। क्यों है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के ऊपर? क्योंकि इसमें बार बार रिपीटेड क्रियाएं होती हैं, तो जिससे चेन बन जाती है। पहले साइकिल चलाना, उससे रिलेटेड ही फिर दूसरी क्रिया हुई, बाइक चलाना, फिर बुलेट चलाना। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत, इसका संबंध आप क्रिया प्रसूत से लगा लेना। इसका संबंध थॉर्नडाइक से था, इसका संबंध पावलोव से था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। अभी मेरे को याद आ रहा है, पीछे पूछा गया था ये क्वेश्चन, किस रॉबर्ट गैने का सर्वोत्तम सत्र कौन सा है सीखने का? तो वो कौन सा है? समस्या समाधान। और निम्नतम स्तर कौन सा है? सांकेतिक अधिगम। और पूछ लेगा कि रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानकी में से निम्नलिखित में से क्या नहीं है? 4 ऑप्शन में दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन में दे देगा, एक अदर दे देगा, किसी का भी दे देगा, थॉर्नडाइक का दे देगा, स्किनर का दे देगा। तो आपको उसमें से अलग छांटना है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इसके 8 प्रकार होते हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात कि इसमें इसके नाम याद रखने हैं सभी के। ठीक है, जो लर्निंग के प्रकार बताए हैं उन सभी के नाम याद रखने हैं और उसमें क्या होता है और ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये पहली है पावलोव के ऊपर, दूसरी है दूसरी थ्योरी है, ये दूसरा अधिगम है थॉर्नडाइक के ऊपर, थर्ड जो श्रृंखला वाला है वो है स्किनर के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम आगे वाटसन का एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चे पर और खरगोश के ऊपर। इसका बच्चा जो था वो 11 माह का था, उसका नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था उसका? अल्बर्ट था। उसने अपने बच्चे के सामने एक खरगोश को रख दिया। क्या कर दिया? एक खरगोश को रख दिया। बच्चा आराम से खरगोश से खेल रहा है, उसको छूकर आनंद की अनुभूति ले रहा है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद उसने वाटसन ने क्या किया? वाटसन ने बच्चे के पास जब भी खरगोश आता, वाटसन उसके सामने डरावनी धमनी पैदा कर देता। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? जो बच्चा है उस खरगोश को देखकर डरने लग गया, उसको देख के डरने लग गया, क्योंकि पहले डरावनी ध्वनि क्रिएट की थी ना, तो उसके मन में डर बैठ गया। तो वो बच्चा जो है खरगोश को देखते ही, उस टाइम पे वो आवाज भी नहीं करता, वो वाटसन आवाज नहीं करता, बस वो देखते ही उसे डरने लग गया। बल्कि खरगोश से डरना तो क्या, वो जब भी किसी सफेद फर वाली या फिर कोमल फर वाली वस्तु को देखता तभी वो रोने लग जाता। ठीक है, तो इसने कहा कि देखो, जो बच्चा है उसके सामने आप कुछ भी लेके आओगे, ठीक है, आप जो भी बच्चे को आदत डालना चाहते हो तो उसको वो आदत डल जाएगी। ठीक है, तो वाटसन ने यही प्रयोग किया था अपने बेटे के ऊपर, अल्बर्ट के ऊपर। तो आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने जो डॉक्टर आता है व्हाइट कोट डाल के, जो डॉक्टर आता है उसको इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, तो वो डरता है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि उससे रिलेटेड जितने भी व्हाइट कोट पहने हुए जो भी रहते थे नॉर्मल व्यक्ति, उनसे भी वो बच्चा डरने लग गया। ठीक है, तो आसपास की जितने भी व्हाइट पहने हुए जो वस्तुएं, जो व्हाइट पहने हुए कोट थे, उनसे भी वो बच्चा डरने लग गया, उसके मन में डर बैठ गया। तो वाटसन यही कहना चाहता है कि उसने बच्चे को सामने खरगोश रखा, खरगोश पहले तो अच्छी तरह से खेल रहा था, फिर बाद में वाटसन ने उसके सामने जब भी वो खरगोश को के हाथ लगाता तभी डरावनी धमनी वो निकालता, तभी डरावनी धमनी वो पैदा करता। तो
उसके मन में, बच्चे के मन में डर बैठ गया। तो उसके बाद जब भी थोड़े टाइम के बाद उसने वाटसन ने दिखाया कि मैं कोई भी डरावनी धवनी अब पैदा नहीं कर रहा। अब आप देखिए, खरगोश को देखते ही डर रहा है। खरगोश को जब भी देखता वो डरता, ठीक है। जब भी व्हाइट या फिर कोमल फर वाली वस्तुएं या फिर कोई जानवर होता या फिर टेडी बियर होता तो उससे भी वो डरने लग गया, ठीक है। यही था वाटसन का एक्सपेरिमेंट, छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। जो हल है उनको प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यानी कि इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है वो बुक लिखी थी, यानी कि व्यवहार के सिद्धांत नाम की एक बुक लिखी थी। और इसकी थ्योरी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी या फिर नीड रिडक्शन थ्योरी। ये पीछे 2023 के पेपर में पूछा गया है स्टेट वाली में कि नीड रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, हल ने। और हाइपोथेटिकल डिडक्शन थ्योरी ये किसने दी है, हल ने। इसमें यही बात पूछी जाती है। और इसमें बोला गया है, इसने जो हल है वो सीखने का आधार मानते हैं किसको, आवश्यकता पूर्ति को। इसने कहा है, हल कहता है कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तभी हम सीखेंगे, अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं सीखेंगे। आज के टाइम में हमें नौकरी की आवश्यकता है तभी हम एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें नौकरी की तलाश नहीं होती, नौकरी की हमें नीड नहीं होती, नौकरी की आवश्यकता नहीं होती तो हम नहीं सीखते, हम क्यों एसटेट की तैयारी करते। तो ये बोलते हैं कि सीखने का जो आधार है वो क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। कि व्यक्ति या प्राणी को अगर आवश्यकता है तो भी वह सीखेगा, अन्यथा वह नहीं सीखेगा। और इसने पुनर्बलन के दो सिद्धांत, और इन्होंने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है सतत पुनर्बलन और सेकंड है असतत पुनर्बलन। और असतत पुनर्बलन के भी दो प्रकार बताए हैं, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन, जो कि स्किनर ने बताए थे, ठीक है। सतत पुनर्बलन यानी कि लगातार पुनर्बलन देते जाना, ठीक है। जैसे कि रोज पुनर्बलन देना, ठीक है। कक्षा में कोई भी बच्चा है फर्स्ट आया कि सभी को पुनर्बलन देना, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन यानी कि कभी कभी पुनर्बलन देना। और अनुपातिक कार्य के अनुपात में पुनर्बलन देना, यानी कि 5 यूनिट होने के बाद रख लो या फिर 6 यूनिट होने के बाद देना है, या फिर 2 अनुपात में देना है कि रेशियो में 2 का 2 हिस्सा कंप्लीट हो गया पूरे काम का तो पुनर्बलन देना है, ठीक है। अंतरालिक यानी कि टाइम फिक्स, यानी कि अगर हर 5 मिनट में पुनर्बलन देना, ठीक है। तो हल ने क्या बताया था, हल ने बताया है पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसके प्रकार थे यहाँ पर। और इसके सिद्धांत के नाम हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी। और इसके जो पुनर्बलन के प्रकार हैं, सतत पुनर्बलन, असतत पुनर्बलन, असतत के प्रकार है अनुपातिक और अंतराल पुनर्बलन, ठीक है। चलिए आगे हम करेंगे कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत और टोलमैन का चीनवाद का सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर 2 ही थ्योरियां रहती हैं अब। तो चलिए देखते हैं कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत और टोलमैन का अव्यक्त या फिर चीनवाद का सिद्धांत। इसको अव्यक्तवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्षेत्रवाद का सिद्धांत को फील्ड लर्निंग थ्योरी, फील्ड लर्निंग थ्योरी। और चीनवाद को बोलेंगे साइन लर्निंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो कुर्ट लेविन का आपको मेन बात तो ये आपको नाम ही याद रखने इसमें। कुर्ट लेविन का सिद्धांत किसने दिया था, सॉरी, कुर्ट लेविन का कौन सा सिद्धांत है, क्षेत्रवाद का सिद्धांत है। और टोलमैन का कौन सा सिद्धांत है, चीनवाद का सिद्धांत है। इसके हिंदी में और भी नाम यूज कर लेता है तो आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, फील्ड लर्निंग थ्योरी कुर्ट लेविन, साइन लर्निंग थ्योरी टोलमैन, ठीक है। कुर्ट लेविन का मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, इसने क्या बोला था। इसने बोला है कि क्या बोला, कुर्ट लेविन ने बोला है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो सीखने का आधार होता है। व्यक्ति के सामने एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग बाधाएं आती हैं जिनको इन्होंने बैरियर बोला है, BARRIER, जिनको इन्होंने बैरियर बोला है, ठीक है। व्यक्ति को उन बाधाओं को पार करके आगे जाना होता है। अगर कोई पार कर लेता है तो उसमें मोटिवेशन आता है, अगर वो कोई पार नहीं कर पाता तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसने यही बोला है कि जो बच्चा या फिर व्यक्ति जो सीखता है, सीखने का जो आधार होता है, वो जो सीखने का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एनवायरमेंट, ठीक है। टोलमैन कहता है कि हर कोई व्यक्ति सीखता है,
सीखता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्त वो तभी कर पाता है जब उसके सामने कोई सिचुएशन रख दे, ठीक है। ये कोई बच्चा है और टीचर्स डे पर टीचर की एक्टिंग करता है कि हमारा टीचर ऐसे करता है वैसे उसने कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो नहीं ली, क्योंकि वो डेली ऑब्जर्व करता है, डेली की डेली वो ऑब्जर्वेशन करता है, तभी उसको याद है, ठीक है। अगर उसको हमने बच्चे ने कभी स्पेसिफिक ध्यान नहीं दिया, बच्चे जो नॉर्मली सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमने अगर एनवायरनमेंट दे दिया तो फिर वो प्रकट करेगा कि उसने क्या सीखा है, ठीक है। जैसे कि टीचर्स डे पर बच्चा जो है टीचर की एक्टिंग करके दिखाता है, ठीक है। उसने कोई स्पेसिफिक नहीं सीखा, उसके माइंड में है कि टीचर ऐसे ऐसे करता है, लेकिन उसने प्रकट कब किया, जब उसको एनवायरनमेंट मिला तभी उसने प्रकट किया। जैसे हम नॉर्मली किसी गली में से जाते हैं हर रोज, ठीक है, हम नहीं ध्यान देते, नॉर्मली जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन हमने उस गली में, अगर कोई पूछेगा कि उस गली में क्या है, तो हम बता देंगे, कोई चित्र लगा हुआ है तो हम बता देंगे ये उस गली में चित्र है। हमने चित्र की तरफ इतना ध्यान तो देते हैं, लेकिन हम प्रस्तुत तभी करते हैं जब हमें एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। टोलमैन का सिद्धांत यही कहता है कि साइन लर्निंग थ्योरी, यानी कि हम हर जगह सीखते हैं, ठीक है, हम कहीं पर भी जाते हैं नॉर्मली सीखते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रकट तभी करते हैं जब हमें एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो आज हमारी लर्निंग की थ्योरियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और लर्निंग के कर्व क्या है और लर्निंग की जो डिसएबिलिटीज हैं वो करेंगे, ठीक है।